दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है हमें आप लोग अच्छे होंगे। चलिए सीडीपी का पार्ट 3 वीडियो को बनाया जाए। सचिन सर एकेडमी का क्लास नोट्स का वीडियो है। सीटेट 22-10 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट नोट्स है, एनसीईआरटी का है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। एग्जामपुर 21 पे वीडियो को अपलोड किया जा रहा है। आप लोग वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो और कमेंट कीजिए। क्लास नोट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम से जुड़िए, पीडीएफ भेज दिया जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। कोलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। नैतिकता, मोरलिटी, यह वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। हिज की कहानी। नैतिक दुविधा, मोरल डायलेमा, सही और गलत के बारे में डिसीजन न लेने की स्थिति में नैतिक दुविधा कहलाती है। हिज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। नैतिक, चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। नैतिक तर्कना, मोरल रीजनिंग, सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं। सही और गलत में से किसी एक को चुनना, जैसे हिज ने चोरी को चुना। कोलबर्ग के नैतिकता के 3 लेवल बताए। कोलबर्ग ने प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर पर कन्वेंशनल स्टेज 4 से 10 वर्ष। इस अवस्था में बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता। इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। दंड एवं आज्ञा, पालन उन्मुखता, पनिशमेंट और ओबीडियंस। इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। संज्ञानात्मक सापेक्षता का उन्मुखता, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव इंडिविजुअलिज्म। इस अवस्था को जैसे को तैसा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसे खुद भी करेगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चों की पेंसिल तोड़ी तो दूसरे बच्चे भी ने उसका पेन को तोड़ दिया, तो मान हिसाब किताब बराबर हो गया। रूढ़िवादी नैतिकता का स्तर, कन्वेंशनल स्टेज, ये 10 से 13 वर्ष के उम्र में होता है। कन्वेंशनल स्टेज, इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय करता है। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। अच्छा लड़का और लड़की बनने की उन्मुखता, गुड बॉय और गुड गर्ल। दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित, अर्न्स अप्रूवल करता है। दूसरा देखिए, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसमें बच्चा कानूनी तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज 13 वर्ष से ऊपर की उम्र में होता है। उत्तर रूढ़िवादी नैतिकता 13 वर्ष के ऊपर। इसमें डिसीजन खुद के लिए जाते हैं,
खुद के लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही है और क्या गलत है। इसकी दो अवस्थाएं हैं, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों की भले के लिए है। अगर किसी नियम को किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर लड़के पापा की जान बच सकती है तो उसे तोड़ दो। सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत उन्मुखता, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन। इसमें किशोर दूसरे के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरे के फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल सक जाते हैं। जैसे चंद्रशेखर आजाद के बारे में आप तो कहानी सुने होंगे। कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना इनके सिद्धांत की आलोचना कोरल गिलिगन ने की थी। उन्होंने तर्क दिया कि कोहलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी थी। कोलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी थी। मेल और फीमेल की मोरल रीजनिंग में कल्चर के डिफरेंस को इंपॉर्टेंस नहीं दी। चलिए आगे चैप्टर है वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशल कल्चर थ्योरी। ले वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया इंटरेक्शन करके सीखता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। जबकि पियाजे यह मानते थे कि पहले विकास होता है बाद में अधिगम लर्निंग होता है। वाइगोत्स्की के दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं, जेपीडी जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र, वास्तविक विकास रियल डेवलपमेंट के स्तर तथा संभावित विकास पोटेंशियल डेवलपमेंट के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। स्कैफोल्डिंग पहाड़ या ढांचा, स्कैफोल्डिंग में पहाड़ या ढांचा मतलब बच्चों वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्पोररी हेल्प गाइडेंस को स्कैफोल्डिंग पहाड़ या ढांचा कर। जैसे बच्चे में साइकिल चलाते थे तो माता पिता पकड़ते थे तब चलता था। देखिए इमेज देखिए समझिए। MKO मोरल नॉलेजेबल अदर जैसे टीचर पेरेंट्स फ्रेंड्स इत्यादि। भाषा पर इनके विचार, इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन भाषा में एक साथ हो जाते हैं। इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है बाद में विचार आता है। भाषा संज्ञानात्मक विकास की सुगम फैकल्टी बताती है, सुगम फैसिलिटी बनाती है। निजी भाषा यानी आंतरिक भाषा प्राइवेट स्पीच, इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। दोस्तों एग्जामपुर 21 चैनल भी मेरा है और एग्जामपुर 91 भी चैनल मेरा है। आप लोग इसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो पढ़िए और नहीं तो स्किप कीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और आगे वीडियो एक से एक टॉपिक पर वीडियो बनाया जाएगा। एग्जामपुर 21 और एग्जामपुर 91 दोनों न्यू चैनल है, अभी स्टार्टिंग शुरुआत हुआ है। ज़्यादा आपको वीडियोस में उपलब्ध नहीं होगा, 10 से 15 वीडियो एग्जामपुर 21 पर होगा और एग्जामपुर 91 पर सिर्फ 5-6 वीडियो उपलब्ध होगा। अभी आप लोग देखिए और अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, सर और बनाइए तो आगे मोटिवेशन मिलेगा तो और वीडियो बनाएंगे। नॉन चॉम्स्की भाषा विकास का सिद्धांत, इनब्राउन थ्योरी। ये अमेरिका के रहने वाले थे। इनका मानना है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात इननेट क्षमता होती है।
ये कहते हैं कि बच्चों के मस्तिष्क माइंड में एक डिवाइस होता है जिससे बच्चा भाषा सीखता है। डिवाइस लेड लैंग्वेज एक्विजिशन और डिवाइस भाषा अधिग्रह यंत्र। इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत दिया, यानी ग्रामर जन्मजात होते हैं। चॉम्स्की ने भाषा के 2 लेवल बताए। सतही संरचना सरफेस लेवल, इनमें बच्चा सिर्फ ध्वनियों शब्दों को जानता है लेकिन उनके अर्थ नहीं जानता। मम्मी पापा खाना पीना आदि ये सब उदाहरण है सतही संरचना का। और गहरी संरचना डीप लेवल, इनमें शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। ब्लूम टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। बेंजामिन ब्लूम यह अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। इन्होंने 3 वर्गीकरण किए: ज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन, भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन, क्रियात्मक पक्ष, फिजिको मोटर डोमेन, संज्ञात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन। इसका वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में किया था। यह मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है। इसके उद्देश्य को सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर लो लेवल से ऊंचे स्तर हाई लेवल तक ले जाने के दृष्टिकोण को 6 भागों में बांटा हुआ है। इसे देखिए आगे 6 भाग इंपॉर्टेंट है, समझिए। ज्ञान नॉलेज, बोध कॉम्प्रिहेंसिव, अनुप्रयोग तीसरा है, एप्लीकेशन, विश्लेषण एनालिसिस, संश्लेषण सिंथेसिस, मूल्यांकन इवैल्यूएशन। चलिए ज्ञान क्या होता है उसको पढ़ते। ज्ञान का मतलब आंकड़े या जानकारी याद करना ज्ञान हुआ। असमझ बूझ अनुवाद प्रक्षेप एवं निर्देशों के अर्थ और समझना तथा समस्याओं की व्याख्या करना। फिर देखिए अनुप्रयोग किसी परिकल्पना का नई परिस्थिति में उपयोग या एक अमूर्त कल्पना का स्वतः उपयोग करना, उसे कहते हैं अनुप्रयोग। विश्लेषण देखिए वस्तु या परिकल्पना को विभिन्न भागों में अलग करता है ताकि संगठनात्मक ढांचा समझा जा सके, तथ्यों एवं निष्कर्षों के बीच अंतर कर सकता है, उसे कहते हैं विश्लेषण। संश्लेषण विधि तत्वों से एक ढांचा या पैटर्न बनता है, एक नए अर्थ या ढांचे पर जोर देकर हिस्सों को जोड़कर संपूर्ण बनाता है, उसे संश्लेषण कहते हैं। मूल्यांकन विचारों तथा सामग्रियों के मूल्य पर निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है। भावात्मक पक्ष एफेक्टिव डोमेन, इनमें वे तरीके शामिल होते हैं जिनसे हम भावनात्मक रूप से सामना करते हैं, जैसे तारीफ उत्साह प्रेरणा आदि। क्रियात्मक पक्ष फिजिकोमीटर डोमेन, इनमें शारीरिक हलचल मोटर स्किल के क्षेत्र आदि शामिल होते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा तथा प्रगतिशील शिक्षा चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। बाल केंद्रित शिक्षा चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक जॉन डेवी थे। बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें हम बच्चों को केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा प्रदान करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक के रुचियों प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाती है। जब हम बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान करते हैं तो शिक्षण रुचिकर होता है। प्रगतिशील शिक्षा मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जब बच्चों को हम उसकी अभिवृद्धि एटीट्यूड्स इच्छाओं इंटरेस्ट के अनुसार पढ़ाते हैं तो उसका शिक्षण स्तर बढ़ जाता है, उसे प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा बच्चों के लिए बनी है, न कि बच्चा शिक्षा के लिए। प्रगतिशील शिक्षा से बच्चों का सर्वांगीण ऑलराउंड विकास होता है। अब प्रगतिशील शिक्षा करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग प्रबल होता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में सेटिंग अरेंजमेंट टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होना चाहिए। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में सेटिंग अरेंजमेंट टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इसमें सहयोगिता पूर्ण अधिगम कोलैबोरेटिव लर्निंग होता है। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चों समूह में एक्टिव पार्टिसिपेंट करें और सोशल स्किल को सीखें।
प्रगतिशील शिक्षा में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के मनोवैज्ञानिक जॉन डेवी का योगदान है। इसका योगदान है प्रगतिशील शिक्षा में अमेरिका के वैज्ञानिक जॉन डेवी का। जॉन डेवी ने शिक्षा के त्रिध्रुवीय प्रणाली ट्रिपोलर प्रोसेस बताया। कौन बताए थे? जॉन डेवी ने। त्रिध्रुवीय प्रणाली ट्रिपल प्रोसेस, टीचर और बालक और पाठ्यक्रम, आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मध्यस्थ चर इंटरमीडिएट वेरिएबल। भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय गिजुभाई को दिया जाता है। भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय गिजुभाई को दिया जाता है। सिगमंड फ्रॉइड अगला टॉपिक है। सिगमंड फ्रॉइड मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, फिजिको एनालिटिक थ्योरी किसका है? सिगमंड फ्रॉइड का है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्रॉइड ने किया था, जो ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। इस सिद्धांत में मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किया जाता है। इन्होंने 3 टाइप के मन बताए: चेतन मन, अर्धचेतन और अचेतन। कॉन्शियस माइंड 10 और सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड 90%। देखिए, चेतन मन मतलब कॉन्शियस माइंड 10% में यह मन प्रेजेंट के विचारों को रिलेटेड होता है, चेतन मन। अर्ध चेतन मन में इसमें हमें तुरंत ज्ञान नहीं होता, लेकिन कुछ टाइम देकर याद किया जा सकता है, उसे कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड यानी अर्ध चेतन मन। और अचेतन मन अनकॉन्शियस माइंड, इनमें वे बातें होती है जो हम भूल चुके हैं और हमारे याद करने पर भी याद नहीं आती। फ्रॉइड ने व्यक्तिगत पर्सनालिटी को 3 भागों में बांटा। ईडम, इसमें व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकताएं हैं, जैसे भूख, प्यास और सेक्स आदि को सेटिस्फाइड करना होता है। यह सामाजिक आवश्यकताओं और नैतिक मूल्यों की चिंता के बिना इच्छाओं की पूर्ति पर बल देता है, उसे ईदम कहते हैं। और ईगो, अहम, यह आवश्यकताओं या इच्छाओं, फ्रॉइड ने दिया था तीनों वर्ग का। ईगो, अहम, यह आवश्यकताओं या इच्छाओं की संतुष्टि की योजना का निर्माण करता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन करता है या परिणामों की चिंता करता है। अहम, सुपर ईगो, तीसरा नंबर, यह समाज द्वारा नैतिक सूत्रों अकॉर्डिंग कम करता है, यानी जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो ज्यादा होगी वह बुरे कामों से उतना ही दूर होगा, जैसे चोरी ना करना, झूठ ना बोलना। ओडी प्लस कॉम्प्लेक्स, इसमें लड़का अपनी माँ से ज्यादा प्यार करता है अपने पिता के मुकाबले। ओडी प्लस कॉम्प्लेक्स, इसमें लड़का अपनी माँ से ज्यादा प्यार करता है और अपने पिता के मुकाबले। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इसमें लड़की अपने पिता से ज्यादा प्यार करती है और अपनी माँ के मुकाबले। सब मोह, नेरेसिज्म, इसमें व्यक्ति खुद से अब से ज्यादा प्यार करता है। सब मोह, नरिज्म। चलिए आगे पढ़ते हैं। समायोजन, एडजस्टमेंट परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना समायोजन कहलाता है, ताकि अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। कुसमायोजन, एडजस्टमेंट, यदि कोई व्यक्ति वातावरण में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता तो वह कुसमायोजन को दर्शाता है। कुसमायोजन के तत्व, तनाव, स्ट्रेस, जब व्यक्ति वातावरण और मांग के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता तो वह तनाव में आ जाता। जब व्यक्ति वातावरण और मांग के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता तो वह तनाव में आ जाता। द्वेष, चिंता, हेट्रेड और वरी, द्वेष, चिंता और हेट्रेड, वरी, जब व्यक्ति वातावरण और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल नहीं पाता तो उसमें द्वेष और चिंता जागृत हो जाती है। दबाव, कॉम्प्रिएशन, दबाव प्रतियोगिता के कारण होती है। आत्मसम्मान के लिए व्यक्ति दबाव में आ जाता है। कुंठा, फ्रस्ट्रेशन, कुंठा यानी फ्रस्ट्रेशन,
किसी भी इच्छा में बाधा आने से उसकी उम्मीद खत्म हो जाना कुंठा कहलाती है। दव दव कॉन्फ्लेक्शन कॉन्फ्लिक्ट, जब एक ही समय में दो व्यक्ति जागृत हो जाती है तब व्यक्ति के अंदर दव उत्पन्न हो जाता है। सुरक्षा युक्तियां, डिफरेंस मैकेनिज्म, ये ऐसी युक्तियां होती है जिसमें व्यक्ति विशेष परिस्थिति में अपनी चिंता और कमियों से मुक्ति पाने के लिए एक अस्थायी कवच को साधन के रूप में इस्तेमाल करता है। समायोजन करने के लिए व्यक्ति जिन रक्षात्मक युक्तियों का सहारा लेता है वह दो प्रकार की होती है। प्रत्यक्ष विधि मतलब डायरेक्ट मेथड और प्रत्यक्ष विधि इनडायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड तनाव को कम करने के प्रत्यक्ष उपाय वे हैं जिन्हें व्यक्ति चेतन रूप में अपनाता है। और प्रत्यक्ष विधि इनडायरेक्ट मेथड तनाव को कम करने के और प्रत्यक्ष उपाय वे हैं जिन्हें व्यक्ति अचेतन रूप में अपनाता है। तर्क संगति रेशनलाइजेशन, तर्क संगति रेशनलाइजेशन, इसमें कोई व्यक्ति अपनी बात को सही ठहराने के लिए झूठे कारण और प्रतिक्रिया देता है, जैसे पेपर पास न होना, अध्यापक को दोष देना। दमन रिप्रेजेशन, इसमें व्यक्ति के कष्टदायक यादें, विचार या भावना और चेतन मन में चली जाती है। समन सुप्रिएशन, जब व्यक्ति की कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तो वह फोर्सफुली उस इच्छा को भुला देती है। क्षतिपूर्ति कॉम्पेंसेशन, इसमें व्यक्ति एक क्षेत्र की कमियों या असफलताओं को दूसरे क्षेत्र से पूरा करता है। जैसे कम लंबाई वाली लड़की द्वारा ऊंची हील वाले सैंडल पहनना से कहते हैं क्षतिपूर्ति। कंपेंसेशन बोलते हैं, कंपेंसेशन। इसमें व्यक्ति एक क्षेत्र की कमियों या असफलताओं को दूसरे क्षेत्र से पूरा करता है। जैसे कम लंबाई वाली लड़की द्वारा ऊंची हील वाली सैंडल पहनना। आत्मीकरण और तदात्मीकरण आइडेंटिफिकेशन, इसमें व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर खुद को उसके व्यक्तित्व में ढालने का प्रयास करता है। जैसे सलमान खान को देखकर लड़के बॉडी बनाना शुरू कर देते हैं, इसे कहते हैं आत्मीकरण या तदात्मीकरण। आइडेंटिफिकेशन मतलब समझ गए होंगे, उसके जैसा ढालने की प्रक्रिया को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। प्रतिस्थापना डिस्प्लेसमेंट, जब व्यक्ति अपने संवेग, विचार और इच्छाओं को व्यक्त करने में असमर्थ होता है तो वह किसी अन्य पर अपनी भावना अभिव्यक्त करके समायोजन स्थापित करता है। जैसे ऑफिस में बॉस की डांट पड़ने पर घर आकर बच्चों पर गुस्सा निकालना, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। प्रतिगमन रीजनरेशन, जब किसी व्यक्ति को कोई तनाव होता है तो वह उसे बचने के लिए पास्ट में चला जाता है। जैसे गुस्सा आने पर बच्चों की तरह चिल्लाना या तोड़फोड़ करना, उसे प्रतिगमन कहते हैं। उदात्तीकरण सब्लिमेशन, इसमें व्यक्ति अपनी अनैतिक इच्छाओं प्रेरणाओं की संतुष्टि समाज के स्वीकृत उद्देश्यों के अनुसार करता है। जैसे बचपन में गुस्सेल बच्चों का बड़े होकर बॉक्सर बनना, सब्लिमेशन कहलाता है। आकलन मूल्यांकन, अगला चैप्टर। आकलन मूल्यांकन असेसमेंट इवोल्यूशन। आकलन असेसमेंट, किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया आकलन कहलाती है। किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आकलन कहलाती है। यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन अधिगम को इम्प्रूव करने का एक तरीका है और आकलन का प्राइमरी ऑब्जेक्ट यह है कि कॉन्सेप्ट से संबंधित जो भी कन्फ्यूजन बच्चों को है उसको समझाना चाहिए। आकलन असेसमेंट कहलाते हैं। आकलन के दो प्रकार होते हैं, यानी असेसमेंट के दो प्रकार हैं, रचनात्मक आकलन और एक
योगात्मक आकलन। चलिए रचनात्मक आकलन देखते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट, पढ़ाने के दौरान किया गया आकलन ही रचनात्मक आकलन कहलाता है। यह बच्चों के बारे में जानने का बेस्ट आकलन का यह तरीका है। योगात्मक आकलन, समेटिव असेसमेंट, साल के अंत में किया जाने वाला आकलन योगात्मक आकलन कहलाता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, समेटिव असेसमेंट, सीखने का आकलन। असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर्मेटिव असेसमेंट, सीखने के लिए आकलन। असेसमेंट एज लर्निंग, सेल्फ असेसमेंट, सीखने के रूप आकलन। इवोल्यूशन मूल्यांकन, किसी विषय वस्तु व्यक्ति आदि के गुण दोष का विवेचन करके उसके संबंध में सही निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है। यह मात्रात्मक या गुणात्मक दोनों होता है। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, CCE, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सतत और व्यापक मूल्यांकन जिसमें मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलू शामिल हैं हो और जो शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए हो पर जोर देती है। CCE इसलिए जरूरी है ताकि जल्दी होने वाली गलतियों की जगह कम अंतराल लेस फ्रिक्वेंट पर होने वाली गलतियों को सुधारना। स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA, इसमें टीचर बाहरी पेपरों की जगह खुद ही उनकी क्षमताओं कैपेबिलिटी को बेहतर बनाना। ज्ञात्मक मूल्यांकन, डायनेमिक असेसमेंट, यह बच्चों की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं को समझने में हेल्प करता है। मूल्यांकन की विशेषताएं, वैधता, वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिसके बारे में वह जानना चाहता है। विश्वसनीयता, रियल एबिलिटी, विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थितियों में किसी प्रश्न, परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होगा जो ऐसा मापन विश्वसनीयता कहलाएगा। व्यवहारिकता, प्रैक्टिलिटी, व्यवहारिकता मतलब प्रैक्टिलिटी। मूल्यांकन की प्रक्रिया लागत, समय और प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक और कुशल होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता, जिस मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो और परीक्षक का प्रभाव न पड़ता हो। व्यापकता, इसमें सारे गुणों का मापन होता है। पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी बच्चों के एक निश्चित अवधि में किए गए कामों का संग्रह, कलेक्शन होता है। इसमें बच्चों की उपलब्धियों, प्रगति और कमियों को भी रखा जाता है। पोर्टफोलियो से बच्चों की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जैसे व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षणिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जानकारी आदि। बच्चों के पोर्टफोलियो बनाने का ये उद्देश्य होता है कि इसकी सहायता से उनका मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, इसमें बच्चों के सभी तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जैसे बिहेवियर, स्किल, एटीट्यूड। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, इसमें बच्चों के क्लास से संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जैसे एकेडमिक अटेंडेंस और अचीवमेंट्स। शिक्षण की विधियां, समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इसमें स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दी जाती है जिसका समाधान स्टूडेंट खोजते हैं और नॉलेज लेते हैं। समस्या समाधान में ही एक हिंट दिया जाता है। इसके स्टेप, समस्या को चुनना, समस्या के कारण, समस्या से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, समस्या का समाधान, समस्या का व्यवहारिक प्रयोग। पहले क्या आता है, समस्या को चुनना,
फिर आता है समस्या का कारण, फिर आता है समस्या को रिलेट इन्फॉर्मेशन और कलेक्ट करना, फिर समस्या का समाधान, फिर समस्या का व्यवहारिक प्रयोग। आगम विधि इंडुकेटिव मेथड, इस विधि में सीधे अनुभवों उदाहरणों तथा प्रयोगों को अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि जो विद्यार्थी को करके सीखने पर बल देती है। इस विधि में तर्क करते हुए उदाहरण के नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, जन्म से अज्ञात की ओर, अमूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर आगे बढ़ता है। फिर से एक बार देखिए, इस विधि के तर्क करते हुए उदाहरण के नियम की ओर, पहला नंबर है। दूसरा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, तीसरा विशिष्ट से सामान्य की ओर, चौथा ज्ञात से अज्ञात की ओर, पांचवा मूर्त से अमूर्त की ओर, छठा प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर आगे बढ़ते हैं। निगमन विधि डिडक्टिव मेथड, इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दे दिया जाता है। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों के नियमों का ज्ञान दे दिया जाता है। इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। यह विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है। इसमें शिक्षक ही सारे नियम सीखते हैं। इस विधि में प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, असामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम के उदाहरण की ओर आगे बढ़ते हैं। निगमन विधि क्या बताता है? इस विधि में देखिए, पढ़िए फिर से याद कीजिए। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर समझिए, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर आगे बढ़ते हैं। समस्या समाधान विधि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इसमें स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दी जाती है जिसका सॉल्यूशन स्टूडेंट खोजते हैं और नॉलेज लेते हैं। समस्या समाधान में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में क्या होता है? इसमें स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दी जाती है और जिसका सॉल्यूशन स्टूडेंट खोजते हैं और मतलब ज्ञान लेते हैं और उससे सीखते हैं। प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड, इसकी प्रवर्तक किल पैट्रिक थे। यह विधि अनुभव केंद्रित होती है। यह बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं को हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। यह विधि वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड, इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया और भाषा सिखाया जाती है। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। अर्थात मातृभाषा की सहायता नहीं लेकर बल्कि विद्यार्थी को सीधे बार बार मौखिक एवं लिखित अभ्यास द्वारा सीधे नई भाषा सिखाई जाती है। इसमें क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सके। विश्लेषण विधि एनालिसिस मेथड, इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है। संश्लेषण विधि सिंथेसिस मेथड, विश्लेषण तथा संश्लेषण विधि एक दूसरे के पूरक होते हैं। विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है। इस विधि में किसी समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। इस विधि का प्रयोग प्राय ज्योमेट्री में किया जाता है। अनुकरण विधि सब्लिमेशन मेथड, इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है और इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण करके लिखना, पढ़ना और नवीन रचना बनाना सीखता है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के आचरण को सुनकर वाचन करना सीखता है। पहले शिक्षक बोलते हैं, फिर बच्चों उसका अनुसरण करते हैं। इस विधि के आधार पर ही शुद्ध उच्चारण को ही भाषा शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ गुण माना जाता है।
व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि मानी जाती है। यह विधि स्मृति पर स्तर यानी मेमोरी लेवल का शिक्षण अधिगम कराती है। सामाजिक विज्ञान में व्याख्यान विधि का प्रयोग सबसे अधिक होता है और व्याख्यान शिक्षण विधि में पाठ्य वस्तु एवं विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है। चुनकिंग यानी खंडीकरण, इसमें बच्चों को कॉन्सेप्ट टुकड़ों में तोड़कर समझाया जाता है। जैसे मोबाइल नंबर के 10 अंकों की संख्या को 3 या 4 अंकों के समूह में बांटकर याद करना। सोशलाइजेशन, समाजीकरण, अगला चैप्टर। सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण है, इसका अगला चैप्टर पढ़ना। चलिए, समाजीकरण यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है और यह पूरे जीवन तक निरंतर चलती है। यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में होता है। समाजीकरण इकाइयों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन एजेंट। बच्चों के समाजीकरण के मुख्य 2 तरह की एजेंसी काम करती है। सक्रिय एजेंसी, एक्टिव एजेंसी, इसका बच्चों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। बच्चों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण, परिवार, दोस्त, पड़ोस, रिश्तेदार, स्वास्थ्य, क्लब, स्कूल आदि। निष्क्रिय एजेंसी, पैसिव एजेंसी, इसका बच्चों पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण, पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आदि। समाजीकरण की इकाई एजेंसी, परिवार, फैमिली। समाजीकरण का आरंभ परिवार से होता है। समाजीकरण का आरंभ परिवार से होता है और यह समाजीकरण की पहली इकाई है। स्कूल, टीचर, गेम्स, मीडिया, धार्मिक संस्था, ये सोशलाइजेशन की सेकेंडरी एजेंसी है। अनुवांशिक अनुक्रम और वातावरण, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट। हेरिडिटी, यह जब अनुवांशिक जीन्स गुण यानी आँख, नाक, रंग, चिंतन, लंबाई, बुद्धि आदि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं उसे अनुवांशिकता या वंशानुक्रम कहते हैं। इन्वायरमेंट, इससे अभिप्राय है हमारे चारों तरफ का माहौल, जैसे घर, स्कूल, परिवार, पड़ोसी, भोजन आदि। जेन्स, मानव विकास में दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। विकास, डेवलपमेंट, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। सेक्स, डिटरमिनेशन, लिंग निर्धारण, XY और महिलाओं में XX। हमारे शरीर में 2 तरह के सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, X और Y, और टोटल क्रोमोसोम 46 जोड़े होते हैं। महत्वपूर्ण सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। प्रत्यागमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रत्यागमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन। विपरीत गुणों का उत्पन्न होना, यानी तेज बुद्धि वाले माँ बाप के कम बुद्धि के बच्चों को होना या कम बुद्धि वाले से के तेज बुद्धि के बच्चों होना। फिर से पढ़िए, प्रत्यागमन सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन। विपरीत गुणों का उत्पन्न होना, यानी तेज बुद्धि वाले माँ बाप के कम बुद्धि के बच्चों होना या कम बुद्धि वाले तेज बुद्धि के बच्चे होना। गाल्टन का सिद्धांत, गाल्टन थ्योरी, इसके अनुसार जब बच्चे के में गुण पिछली पीढ़ी से भी ट्रांसफर होते हैं, जैसे दादा दादी से, तो यह गाल्टन का सिद्धांत या जीव गणना सिद्धांत, बायोमेट्रिक थ्योरी कहलाता है। बीजमैन का सिद्धांत, इसके अनुसार माता पिता से प्राप्त बीज कोष कभी खत्म नहीं होता, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर कंटिन्यूसली चलता रहता है।
ग्रेगर मेंडल, इन्हें आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। इन्होंने मटर के दाने का पर प्रयोग करके आनुवंशिकता के नियम निर्धारित किए थे। कॉग्निटिव इमोशन एंड माइंड मैपिंग, संज्ञान कॉग्निटिव, इसका मतलब होता है सूचनाओं को ग्रहण करना, यानी मनुष्य जिस पर्यावरण में रहता है उसमें वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं आदि के प्रति जो अवधारणा बना लेता है उसे ही संज्ञान कहते हैं। संज्ञान के अंदर बहुत सी मानसिक क्रियाएं आती है। संज्ञान कॉग्निशन, इसका मतलब होता है कि सूचनाओं का ग्रहण करना, यानी मनुष्य जिस पर्यावरण में रहता है उसमें वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं आदि के प्रति जो अवधारणा बना लेते हैं उसे ही संज्ञान कहते हैं। संज्ञान के अंदर बहुत सी मानसिक क्रियाएं आती है, जैसे कल्पना, चिंतन, तर्क आदि। संज्ञानात्मक विकास के चरण, अटेंशन, अवधान। संज्ञान का प्रयोग करते समय बच्चा पहले अवधान करता है, फिर स्मृति, मेमोरी। जब बच्चा अपने वातावरण के चारों ओर चीजों का अवधान कर लेता है तो वह उनसे संबंधित सूचनाओं को अपने दिमाग में इकट्ठा कर लेता है। मेटाकॉग्निशन, मेटाकॉग्निशन इसमें सूचनाओं को वर्गीकरण करके सही समय पर सही सूचना को प्रस्तुत किया जाता है। मेटाकॉग्निशन बच्चों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में हेल्प करता है। मन मानचित्र, माइंड मैपिंग, इसके द्वारा हम सूचनाओं को अपने संज्ञान में चित्र बनाते हैं। इसे मन की क्रियाशीलता का अनुसंधान, रिसर्च भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम अपने मन की क्रियाशील रखते हैं और खोजबीन करते रहते हैं। संवेग, इमोशन, ये वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है और इसे अलग अलग शारीरिक परिवर्तनों द्वारा पहचाना जा सकता है। संवेगों के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमोशंस। मेड्यूगल को संवेग का जनक भी कहा जाता है। इसे कहा जाता है संवेग का जनक मेड्यूगल को। इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई जो संवेग से जुड़ी होती है। मूल प्रवृत्तियां संबंधित संवेग, पलायन, स्केप, भय, फियर, युयुत्स, कॉम्बैट। देखिए मूल प्रवृत्तियां क्या क्या होता है, इसको चलिए पहले पढ़ते हैं। पलायन, स्केप, युयुत्स, कॉम्बैट, निवृत्ति, रिपोल्यूशन, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, शिशु रक्षा, शरणागति, रचनात्मक। ये सब क्या है, मूल प्रवृत्तियां। संबंधित संवेग, भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, वात्सल्य, विषाद और संरचनात्मक भावना, ये सब है संबंधित संवेग हैं। विषाद, संरचनात्मक भावना और स्वामित्व की भावना, एकाकीपन, कामुकता, श्रेष्ठ की भावना, आत्मीयता, भूख, अमोद, ये सब हुआ संबंधित संवेग। इसमें चलिए रचनात्मक तक पढ़े थे, फिर मूल प्रवृत्तियां देखिए। संचय प्रवृत्ति, सामूहिकता, काम, सेक्स, आत्मगौरव, सेल्फ एसेस्टेन, दैन्य, सब्लिमेशन, भोजन अन्वेषण, फूड स्किलिंग, ह्रास, लेटर। संज्ञान और संवेग आपस में संबंधित होते हैं। संज्ञान और संवेग आपस में संबंधित होते हैं। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा एक ऐसी आंतरिक शक्ति या बल या जोश जुनून होता है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है या अग्रसर करता है। जैसे पेपर पास करने के लिए बच्चों जो शक्ति लगाते हैं। जैसे अभिप्रेरणा, मोटिवेशन दो प्रकार की होती है। देखो इंटर मोटिवेशन आंतरिक अभिप्रेरणा, एक्सटर्नल मोटिवेशन बाह्य अभिप्रेरणा। इंटरनल मोटिवेशन आंतरिक अभिप्रेरणा, जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है तो वह आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। जैसे अगर कोई अपनी मर्जी से टीचर बनना चाहता है तो वह आंतरिक रूप अभिप्रेरित है, इसे कहते हैं इंटरनल मोटिवेशन। और एक्सटर्नल मोटिवेशन बाह्य अभिप्रेरणा,
जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए बाह्य रूप से या दूसरों के द्वारा अभिप्रेरित होता है तो वह बाह्य अभिप्रेरणा कहलाती है। जैसे बच्चों को सरकारी अध्यापक बनने के लिए उसे पुरस्कार, दंड, प्रशंसा, लालच देना। प्रिंसिपल ऑफ द मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के सिद्धांत। मैस्लो हेरिची नीड थ्योरी, मोस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी, आत्म सिद्धांत का सिद्धांत। यह इस सिद्धांत के प्रतिपादन अब्राहम एच मैक्सवेल 1968 से 1970 में अब्राहम एच मैक्सवेल थे। मैस्लो के अनुसार हमारी 5 तरह की आवश्यकताएं होती है। दैहिक आवश्यकता, फर्स्ट नंबर सुरक्षा की मांग, सेफ्टी नीड्स। आत्मीकरण की आवश्यकता, बिलोंगिंग नीड्स। सम्मान की आवश्यकता, स्टीम नीड्स। आत्मसिद्धि की आवश्यकता, सेल्फ एक्टिविलाइजेशन। चलिए, स्वप्रतीक्षीकरण, आत्मसम्मान और तदात्मिकता का संबंध, दोस्ती, परिवार, जीवन साथी आदि तदंग सिद्धांत में हुआ। सुरक्षा का जरूरत, शारीरिक, नौकरी, साधन, स्वास्थ्य, प्रॉपर्टी आदि की जरूरत। शारीरिक जरूरत, भूख, प्यास और सोना और सेक्स आदि। अभिप्रेरण चक्र, आवश्यकता नीड हो गई, अंतर्नोद, प्रबल प्रेरणा, ड्राइव। फिर हो जाएगा उद्वेलन, उत्तेजना, स्टिमुलस, एरोसल्स, लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार। फिर उपलब्धि, उद्वेलन, उत्तेजना की कमी। अभिप्रेरणा का चक्र है ये, देख लीजिए डायग्राम का, समझिए। चलिए अगला चैप्टर, निंदानात्मक और उपचारात्मक सिद्धांत। निंदानात्मक और उपचारात्मक सिद्धांत। डायग्नोस्टिक रिमेडियल टीचिंग, निदात्मक शिक्षण। डायग्नोस्टिक टीचिंग, निदान का अर्थ होता है कारण जानना, यानी इसमें बच्चों की असफलता, कमियों और कठिनाइयों का पता लगाया जाता है निदानात्मक शिक्षण में। और उपचारात्मक शिक्षण, रिमेडियल टीचिंग। रिमेडियल टीचिंग बच्चों की कमियों का पता लगाने के बाद उसका समाधान करना या फिर दोबारा से शिक्षण करवाना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है, यानी रिमेडियल टीचिंग कहलाता है। भाषा और चिंतन, लैंग्वेज एंड थिंकिंग। भाषा, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना ही भाषा कहलाती है। भाषा और विचार में गहरा संबंध होता है। भाषा का स्वभाव एवं क्रम, मनोवैज्ञानिक क्रम, सुनना, लिस्टेनिंग, बोलना, स्पीकिंग, पढ़ना, रीडिंग, और लिखना, राइटिंग। भाषा के विकास के सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी, परिपक्वता से अभिप्राय है कि भाषा अवयवों एवं स्वरों पर नियंत्रण न होना, जैसे बोलने में जीभ, गला, तालु, होठ, दांत, स्वर, यंत्र आदि परिपक्व होते हैं तो भाषा पर अच्छा नियंत्रण होता है और अभिव्यक्ति यानी विचारों का आदान प्रदान भी अच्छा होता है। अनुबंध, किसी वस्तु से जोड़कर बताना का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ द लिंकेज, प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज। शिशुअवस्था में बच्चों के शब्दों की जानकारी मूर्त वस्तुओं जो दिखाई दे सके से जोड़ कर दी जाती है। यदि बच्चों को किसी चीज़ या वस्तु को दिखाया है तो बच्चा जल्दी सीखता है। अनुकरण, नकल करना यह सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बालक अपने परिजनों तथा साथियों की भाषा का अनुकरण करके सीखता है। चिंतन, थिंकिंग, चिंतन हो गया, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वही विचार चिंतन कहलाते हैं। चिंतन का
आरंभ समस्या उत्पन्न होने पर होता है तथा समस्या समाधान होने तक चलता है। चिंतन के प्रकार: स्वलीन चिंतन, ओटिस्टिक थिंकिंग, स्वयं में लीन रहना, ऐसी कल्पना करना जिसका कोई वास्तविक स्वरूप न हो, स्वलीन चिंतन कहलाता है। यथार्थवादी चिंतन, रियलिस्टिक थिंकिंग, यह चिंतन वास्तविकता से संबंधित होता है। 3 टाइप्स ऑफ रियलिस्टिक थिंकिंग। अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है। इसमें समस्याएं क्या होती है? एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है और समस्या का एक ही समाधान होता है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली, इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान बंद अंत क्लोज इंडेड वाला होता है। अब सारे चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती। इसमें समस्याओं को कल्पना, इमेजिनेशन शक्ति एवं सृजनात्मक क्रिएटिविटी का प्रयोग करके कई प्रकार से हल किया जा सकता है। जैसे दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन करें। इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान मुक्त अंत ओपन एंडेड वाला होता है। आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग, गुण और दोष को देखते हुए किसी बात को स्वीकार करना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। चिंतन के समान प्रकार: प्रत्यक्षात्मक चिंतन, कॉन्क्रीट थिंकिंग, मूर्त, जो चीज दिखाई देती है उनके बारे में चिंतन करना प्रत्यक्षात्मक कहलाता है। यह चिंतन निम्न स्तर का होता है। प्रत्याक्षात्मक चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त, जो चीज दिखाई नहीं देती है उनके बारे में विचार करना प्रत्यात्मक चिंतन कहलाता है। काल्पनिक चिंतन, पूर्व अनुभवों के आधार पर जो हम कल्पना करते हैं काल्पनिक चिंतन कहलाती है। तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग, किसी चीज या वस्तु के बारे में तर्क करना, विचार करना तार्किक चिंतन के अंतर्गत आता है। यह चिंतन का सर्वोत्तम स्तर होता है। जेंडर एक सामाजिक संरचना, सोशल कॉन्स्ट्रक्ट जो समाज द्वारा निर्धारित होती है। जनरल बेस मतलब लैंगिक पूर्वाग्रह, इसमें मेल और फीमेल में अंतर किया जाता है। जैसे सोशल कंपटीशन में बॉयज और गर्ल्स में से गर्ल्स को प्राथमिकता देना। यह टीचर को हमेशा दोनों के बराबर मानना चाहिए और लड़का या लड़की में अंतर नहीं करना चाहिए। जनरल स्टेरियोटाइपिंग, लैंगिक रूढ़िवादिता, जो चीजें तथ्य पहले से चलती आ रही है उसी को मानना जनरल स्टेरियोटाइपिंग कहते हैं। जैसे महिला घर के काम करती है और पुरुष बाहर के। शिक्षा का अधिकार, राइट 2009, आरटी 2009, वर्ष 2002 में संविधान के 86वां संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 के ए के भाग 3 के अनुसार 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित किया गया जो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। आरटीई का ऑफिशियल नाम है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2009। धारा 12 आरटी 2009 के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती है? 25%। धारा 13 प्रति व्यक्ति फीस लेने पर शुल्क का 10 गुना जुर्माना लेना होगा। धारा 14 किसी बालक के पास जन्म प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जा सकता।
धारा 15 बच्चों को शैक्षणिक वर्ष एकेडमिक ईयर के आरंभ में प्रवेश दिया जाएगा। धारा 15 में। धारा 16 स्टूडेंट को ना तो क्लास में फेल किया जाएगा और ना ही विद्यालय से निकाला जाएगा। धारा 17 बच्चों को शारीरिक दंड और प्रताड़ित करना मना है। धारा 24 शिक्षण के कर्तव्य। आरटी 2019 अकॉर्डिंग शिक्षक का गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है, से जनगणना, चुनाव और आपदा प्रबंधन छोड़कर। आरटी 2019 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात 30:1 है। आरटी 2019 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र एवं शिक्षक का अनुपात होता है 35:1। उच्च प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक पर 30:1। आरटी 2009 के अनुसार कक्षा में 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी एवं शिक्षण का अनुपात होगा 40:1, 40:1। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हो तो इसके लिए प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक होंगे। आरटी 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य होते हैं? 45 घंटे। आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस होते हैं 800 घंटे, 200 दिन। आरटी 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस होता है जो 1000 घंटे, 220 दिन। आरटी 2009 के अनुसार किस कक्षा तक बालक को निष्कासित नहीं किया जा सकता है? कक्षा 8 तक। आरटी 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक बालकों के घर से विद्यालय की दूरी होनी चाहिए 1 किलोमीटर। आरटी 2009 के अनुसार एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमिटी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष होता है अभिभावक। इस अधिनियम के अनुसार स्कूल के विकास के अनुदान एवं खर्च का उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन समिति का होगा। आरटी 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना चाहिए? समावेशी शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्ष आयु के अनुसार अधिक समझातीय हैं। आरटी 2009 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा 18 वर्ष तक का है। एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत: ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए। नॉलेज स्कूल बी लिंक्ड टू द आउटडोर लाइफ ऑफ द स्कूल। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। स्टडी स्कूल बी फ्रीड फ्रॉम द रोट सिस्टम। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक से केंद्रित ना हो। करिकुलम शुड नॉट बी टेक्स्ट बुक सेंटर्ड। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। द एजुकेशन प्रोवाइड इन द स्कूल शुड बी लिंक्ड टू बी वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति अवस्थान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। स्टूडेंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर नेशनल वैल्यू। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव: बालक सक्रिय चाइल्ड एक्टिव हैं, वह स्वयं से जाने और सीखे और नई चीजें
को आजमाए, जोड़ तोड़ करे, गलतियां करे और स्वयं सुधार करे। सीखना क्रिया लर्निंग एक्टिव व सामाजिक गतिविधियां सोशल एक्टिविटी है। सीखने में यांत्रिकता बार बार नहीं होना चाहिए। सीखने में यांत्रिकता बार बार नहीं होना चाहिए। सीखने को डर और अनुशासन डिसिप्लिन की जगह आनंद और संतोष से जोड़ा जाए। डिसिप्लिन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए। बालक को स्कूल, घर और समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण मन जाए और उसकी भाषा संस्कृति को भी सम्मान दिया जाए। प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल, यह पाठ्यचर्या की सभी गतिविधि में भाषा व गणित का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। बहुभाषिक मल्टीलिंगुअल कक्षा शिक्षण 3 भाषाओं त्रिभाषा सूत्र की वकालत करता है। इसमें भाषा के 4 कौशल की बात की है: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। सजा व पुरस्कार की भावना पनिशमेंट एंड वेगेंस को सीमित किया जाए। सह शैक्षणिक गतिविधियों में बच्चे को अभिभावकों पेरेंट्स को भी जोड़ा जाए। विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए। पुस्तकालय लाइब्रेरी में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन एवं स्थान पर सौंदर्य बोध एस्थेटिक सेंस को बढ़ावा दें। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार इनोवेशन आदि समय पर पहुंचाया जाए। समुदाय कम्युनिटी को मानवीय संसाधन ह्यूमन रिसोर्स के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। मानसिक स्तर एवं योग्यता एलिजिबिलिटी के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण। बालकों के चहुमुखी विकास ऑलराउंड डेवलपमेंट पर आधारित पाठ्यचर्या हो। सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण इंक्लूसिव इन्वायरमेंट तैयार करना। एनसीएफ 2005 5 विधियों पर जोर देता है। करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग, निरीक्षण विधि इंस्पेक्शन मेथड, परीक्षण विधि टेस्ट मेथड, सामूहिक विधि कलेक्टिव लो और मिश्रित विधि मिक्स्ड मेथड। एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण शिक्षण ज्ञान का स्रोत नहीं बल्कि एक ऐसा सुगमकर्ता फैक्टर है जो सूचना को अर्थबोध में बदलने की प्रक्रिया में विधि उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक हो। आज का वीडियो स्टॉप करते हैं, बहुत लंबा हो गया है, 1 घंटा प्लस हो गया है। आप लोग बढ़िया से देखिए और समझिए, पढ़िए। थैंक यू भाई लोग।